नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को सुनाऊंगी अखंड भारत की कहानी। आप जानते हैं हमारे देश को अखंड भारत क्यों कहा जाता है? दोस्तों, इसे अखंड भारत बोलते थे, इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि ये अपने आप में पूर्णतया समृद्ध देश था। ना यहाँ कोई जातिवाद था, ना यहाँ किसी को कोई किसी भी प्रकार का कोई कष्ट था। और सबसे अच्छी बात ये थी दोस्तों कि किसान अपने काम से खुश रहता था, राजा अपने प्रजा का पूरा ध्यान रखता था, और हर धर्म, चाहे वो हिंदू था, चाहे बौद्ध था और चाहे जैन धर्म था, पूर्णतया फल फूल रहे थे। क्यों जानते हैं? क्योंकि उनका सिर्फ और सिर्फ एक ध्येय था दोस्तों, और वो था मानवता, वो था प्रेम, वो था एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान। दोस्तों, ये उस समय की बात है जब हमारे देश के, पूरे देश के एक ही राजा हुआ करते थे, और ये देश की जो सीमा थी दोस्तों, वो अफगानिस्तान से शुरू होके जो आज आप नेपाल देखते हैं, बर्मा देखते हैं, और अगर आप नीचे को आए तो श्रीलंका देखते हैं, ये सब हमारे देश का ही पार्ट हुआ करता था। हमारे मौर्य साम्राज्य के जो राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य, वो अपने आप में एक बहुत ही सफल राजा हुए। उन्होंने शुरू में काफी युद्ध किए दोस्तों, और युद्ध करते करते उन्हें इस बात को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझा कि हम अगर चाहें तो हम प्रेम से बड़ी जंग जीत सकते हैं। अगर हम अपने अगल बगल सुख और समृद्धि फैला पाए, अगर हम लोगों को अपनापन दे पाए, तो शायद जितनी भी इस जीवन की कठिन परिस्थितियां हैं, वो कब, कहां, कैसे ठीक हो जाती हैं, वो पता भी नहीं चलती। और जानते इसमें उनका साथ कौन दे रहा था दोस्तों? इसमें उनका पूर्णतया साथ दे रहे थे उन्हीं के गुरुजी चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने, इनके साम्राज्य ने दोस्तों 1500 सालों तक हमारे देश में राज किया। मैं आपको बात बता रही हूँ आज से 25,000 साल पहले की। 1500 सालों तक इनके वंशज आते रहे दोस्तों, और हर वंशज जो था वो अपने आप में पूर्णतया एक बहुत अच्छी कलाकारी लिए हुए आगे बढ़ते थे। ये लोग जो भी अच्छी बातें करते थे, जिस तरह से भी धर्म का प्रचार और प्रसार कर रहे थे, उसको अपने तक सीमित नहीं रखते थे। उसके लिए इन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए, इन्होंने बहुत खूबसूरत बौद्धिस्ट के जो गुंबद होते हैं वो सब बनवाए, और चारों तरफ बुद्ध की कही हुई सुंदर बातों को लोगों तक फैलाने की कोशिश की। दोस्तों, धीरे धीरे जो है वंश बढ़ता गया, और उस समय के राजाओं में जो आखिरी राजा हुए वो हुए पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जी ने शासन करना शुरू किया जब वो मात्र 13 साल के थे। दोस्तों, 13 साल की उम्र में वो इतने बुद्धिमान थे कि अपनी बुद्धिमता से, अपनी चालाकियों से वो देश को और समृद्ध बनाते चले गए। ऐसे में ही दोस्तों हमारे देश में नजर पड़ी मोहम्मद गौरी की। मोहम्मद गौरी ने देखा कि ये कौन सा देश है जहां सब कोई इतने खुश है, इतने समृद्ध है, और क्या कारण है कि इसको सोने की चिड़िया कहा जाता है। दोस्तों, मेरी कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि किस किस तरीके से हमारा देश बंदी बनता गया, और किन किन लोगों ने हमें बंदी बनाने में सफलता प्राप्त की, और उसका कारण क्या था। दोस्तों, ये वो राजा थे, ये वो शहंशाह थे अपने टाइम के, जिन्होंने बहुत आराम से पहले हमारे देश में घुसकर किसी बहाने से ये जानने का प्रयास किया कि इतने समृद्ध और सुंदर और संस्कृति से भरपूर देश को हराया कैसे जा सकता है, इसको जीता कैसे जा सकता है। और उन सब को दोस्तों एक ही बात समझ में आई कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमारे देश में एक अंदरूनी जातिवाद, एक मतभेद आपस में फैल रहा था। कोई अपने आप को बड़ा समझता था, कोई अपने आप को बहुत छोटा समझता था, बड़े छोटों के साथ एक भेदभाव रखते थे, और यही कड़ी इन शासकों को मिली। मोहम्मद गौरी ने युद्ध किया दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के साथ 15 बार,
लेकिन 15 बार वो हार कर यहाँ से गया और उसे ये समझ आया कि मैं ऐसे इस राजा को नहीं हरा पाऊंगा। तो फाइनली दोस्तों उन्होंने क्या किया, उन्होंने दूसरे राजाओं को अपने साथ मिलाया, यानी कि राजा जयचंद को उन्होंने अपने साथ मिलाया, साजिश रची, उन्हें लालच दिया कि मैं तुम्हें इस देश का राजा बना दूंगा। और इस तरीके से लालच देकर उन्होंने हमारे मतभेद का फायदा उठाया और पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध में उनको हरा दिया। इस युद्ध में हमारे राजा पृथ्वीराज जी की मृत्यु हो गई दोस्तों, और मोहम्मद गौरी जो है वो हमारे देश में राज करने लगे। ये दिल्ली सल्तनत थी दोस्तों, और इनके 5 वंशों ने हमारे देश में राज किया। धीरे धीरे इनके अलग अलग वंश आते गए, और ये कहना बहुत ही दुखदाई है, बहुत दर्द के साथ ये बताना पड़ता है दोस्तों कि ये धीरे धीरे इन्हें जो भी हमारे मंदिर पसंद आते, हमारी जो भी महल पसंद आते, ये उन्हें या तो अपना बना लेते, और जिनको ये पसंद नहीं कर पाते दोस्तों उनको ये तोड़वा देते। हमारे भगवानों की मूर्तियों को ये तोड़ देते, हमारे सुंदर सुंदर मंदिरों को ध्वस्त करके उसके ऊपर अपने मस्जिद बना देते। और इस तरीके से शायद इन्होंने ये सोचा कि हम कभी भी इस देश से अब बाहर नहीं जाएंगे, और हमारे ही लोगों को इन्होंने अपना बंदी बनाकर उनसे छोटे छोटे काम करवाने शुरू कर दिए। लेकिन लोग मजबूर थे, हमारे देश के लोग इसलिए मजबूर थे दोस्तों क्योंकि हमारा कोई भी बलशाली राजा, डिसीजन लेने वाला राजा अब जिंदा नहीं था। तो उनको ये पता था, हमारे देश के लोगों को ये पता था कि अगर हम आवाज भी उठाएंगे तो या तो हम मरवा दिए जाएंगे, या हमारे साथ इतना अन्याय होगा कि हम उसको सह नहीं पाएंगे। इसलिए चुपचाप वो इन भ्रष्टाचारों को, इन अत्याचारों को सहते चले गए। लेकिन दोस्तों हर किसी का अंत आता है। अब उज़्बेकिस्तान के शहंशाह बाबर की जो नजर है वो हमारे देश पे पड़ी, और उसने देखा, उसने फिर से वही चाल चली दोस्तों। उसने आराम से मुआयना किया, उसने देखा कि किस तरीके से इस देश के लोगों को लड़ाया जा सकता है, किस तरीके से इस देश को जीता जा सकता है। और उसने दोस्तों पानीपत का युद्ध किया, और उस युद्ध को जीतकर हमारे देश में राज करना शुरू कर दिया। और मुझे ये ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों कि कितना लंबा इनका वंश चला। दिल्ली सल्तनत से लेके मुगलों ने मिलकर दोस्तों 700 से 800 वर्षों तक हमारे देश को बंदी बनाए रखा और हमारे देश में राज किया। और इन 700 से 800 सालों में दोस्तों हमारा जो सोने की चिड़िया जो हमारा देश कहलाता था, जो एक अखंड भारत हमारा देश कहलाता था, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। उसमें बहुत दुखी लोग दिखने लगे, उसमें अतृप्त लोग दिखने लगे, उसमें वो लोग थे जो बिल्कुल घुटन में जी रहे थे। दोस्तों ऐसे में ही ब्रिटिशर्स तक जब ये बात पहुंची कि हाँ ऐसा एक देश है जो बहुत समृद्ध है, आप समझ सकते हैं कि क्या हमारे देश की ख्याति रही होगी दोस्तों, कितना हमारा देश उज्जवल रहा होगा, कितना अच्छा रहा होगा कि हर कोई देश हमारे देश को जीतना चाहता था और यहाँ राज करना चाहता था। ब्रिटिशर्स आए दोस्तों, और वो वाणिज्य के लिए आए। वो एकदम से उन्होंने धावा नहीं बोला हम पे, वो भी बहुत चालाकी से आए। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ डेवलप करी, और उसके बाद अपना व्यापार हम लोगों के साथ शुरू किया। और इस व्यापार के साथ साथ वो अंदरूनी ये चीजें खोज कर रहे थे दोस्तों कि अब क्या किया जाए कि मुगलों को यहाँ से भगाया जाए। हम जो हिंदू थे, जो हम इस देश के निवासी थे, वो तो पहले से ही बंदी थे, वो तो पहले से ही बंधे हुए थे। तो हमें इनको जो हराना था वो मुगलों को हराना था। दोस्तों मुगलों का आखिरी जो शहंशाह रहा वो थे बहादुर शाह जफर, और औरंगजेब के टाइम से ही बहुत प्रताड़ना, बहुत दिक्कतें शुरू हो चुकी थी हमारे देश के अंदर। और बहादुर शाह जफर को ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने बहुत ही चालाकी के साथ जेल में डाला दोस्तों। वो वहीं उनकी मृत्यु भी हो गई, और ब्रिटिश रूल हमारे देश में लागू हो गया। ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से हमारे देश को कैप्चर कर लिया और अपनी जो राजधानी बनाई वो कलकत्ता को बनाई। दोस्तों धीरे धीरे उनको ये समझ में आया कि कलकत्ता के जो नौजवान हैं
वो बहुत पढ़े लिखे हैं और बहुत बुद्धिमान है वो, तो कहीं ना कहीं विद्रोह की एक गंध उन्हें आने लगी। और हुआ भी ऐसा ही दोस्तों कि बंगाल के जो पढ़े लिखे लड़के थे जिनमें थोड़ी सी हिम्मत थी, उन लोगों ने अपनी एक पूरी सेना तैयार की और वहां से उन्होंने इन ब्रिटिशर्स का विरोध करना शुरू कर दिया। ये देखकर दोस्तों अंग्रेज घबरा गए और उन्हें थोड़ा बहुत डर लगने लगा कि कहीं ना कहीं अगर ये आग फैली तो ये दिक्कत करेगी, और उन्होंने बंग भंग एक आंदोलन किया दोस्तों। उन्होंने पूरी कोशिश की कि बंगाली समाज के जितने भी लोग हैं उनको आपस में लड़वा दिया जाए, चाहे वो जातिवाद हो, चाहे वो कोई भी कारण हो, उन्हें आपस में लड़ा अगर हम देते हैं तो कहीं ना कहीं हम सफल हो जाते हैं और ज्यादा भारत के ऊपर राज करने में, भारत को बंदी बनाए रखने में। लेकिन दोस्तों ये हो नहीं पाया। बंगाल का नौजवान जो था वो अब जाग चुका था और उसने पीछे ना हटने की कसम खाई थी। और वहां नौजवानों में दोस्तों सिर्फ लड़के नहीं थे, बहुत सारी लड़कियां भी थी, घर के बच्चे भी थे और कई तो पूरा पूरा परिवार इस स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गया था। दोस्तों ये देख के ब्रिटिशर्स बहुत घबराए और उन्होंने जल्दी से अपनी जो राजधानी थी वो दिल्ली में शिफ्ट कर ली, ये सोच के कि हम थोड़ा सा इनसे दूर रहेंगे और हम किसी तरीके से अपनी जो एक अपने आप को यहाँ बनाए रखेंगे। लेकिन दोस्तों तब तक आ गए मंगल पांडे, और मंगल पांडे जो कि ब्रिटिश सेना में ही शामिल थे, कहीं ना कहीं शुरुआत में वो बड़े प्यार से और आराम से इस सेना के साथ काम कर रहे थे। लेकिन दोस्तों एक ऐसी घटना हुई जिसने मंगल पांडे का रातों रात पूरी तरीके से दिमाग पलट दिया, और वो घटना ये थी दोस्तों कि ब्रिटिशर्स ने हमारे सैनिकों को बहुत प्यार से मनाया और उन्हें बोला कि हम जानते हैं तुम्हारे पास हथियारों की कमी है, इसलिए हम तुम्हारे लिए बहुत सारे कारतूस लेके आए हैं। उन्होंने वो कारतूस उन्हें दिए दोस्तों, और उस कारतूस में एक ऐसा सिस्टम था कि आपको उसको अपने मुंह से उसमें से रबर निकालना था और उसके बाद ही वो कारतूस चल सकते थे। सिपाही खुश थे दोस्तों, सबको एक अपनी अपनी कारतूस मिल गई थी। लेकिन जब मंगल पांडे को ये बात पता चली दोस्तों कि इस कारतूस में भी अंग्रेजों ने अपनी घृणित मनसा को कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश की है, उन्होंने उस कारतूस का वो जो रबर था जिसको मुंह से खींच के निकालना था दोस्तों, उसमें गाय और सुअर का मीट मिला दिया था ताकि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाए और हम गौ माता जिसको हम इतना पूजते हैं उसके प्रति हमसे पाप हो जाए। बस दोस्तों ये एक लिमिट थी मंगल पांडे की, और उस दिन से वो अंग्रेजी सरकार का, ब्रिटिश सरकार का बहुत बड़ा विरोधी बन गया और उसने अपनी ही एक सेना तैयार की दोस्तों, और उस सेना में हजारों लोगों को बहुत आराम से धीरे धीरे शामिल किया और अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो गया। लेकिन दोस्तों ज्यादा दिन वो जिंदा नहीं रह पाए, उन्हें भी मार दिया गया। और उसके बाद 1857 के युद्ध में मंगल पांडे का बहुत अच्छा उनका एक रोल था दोस्तों। बहुत अच्छे से उन्होंने अपना उन्होंने लड़ाई करी, उन्होंने काफी लोगों को तैयार किया उस युद्ध के लिए, लेकिन हम सफल नहीं हो पाए। और धीरे धीरे दोस्तों आज से पहले की कहानी में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से फिर नौजवान भगत सिंह आ चुके थे, चंद्रशेखर आजाद आ चुके थे, सुखदेव आ चुके थे और हजारों औरतें इस संग्राम में शामिल हो चुकी थी। अब इनको रोक पाना अंग्रेजों के बस की बात नहीं थी दोस्तों। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारा पूरा देश अब जाग चुका था दोस्तों। और धीरे धीरे इनका विरोध करते 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 एक दिन ऐसा आया, यानी कि 1947 ऐसा समय आया दोस्तों जब फाइनली हमारा देश स्वतंत्र हुआ, हमारे देश को आजादी मिली और हमारे देश ने आजादी की सांस ली। तो समझ सकते हैं दोस्तों कैसे, कितने कष्टों से, कितने मुश्किलों से हमारा देश एक बंदी जीवन से बाहर निकल के आया, कितना अत्याचार सहा, कितने लोगों की जान चली गई। और उसके बाद जब आजादी मिली तो हमने उस आजादी को उन दिनों उन लोगों ने बहुत खुशी से जिया, क्योंकि वो पार्ट रह चुके थे एक बंदी देश का और एक आजाद देश का। लेकिन ये कहते हुए बहुत दुख होता है दोस्तों कि
आजकल की स्थिति जो देखी जा रही है, कहीं ना कहीं ये कहानियां पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है हाँ, कुछ इसी तरीके का तो माहौल उस समय बन गया होगा जबकि दूसरे लोगों ने आके हमें बंदी बनाया। वही जातिवाद आज दोबारा से फैलता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। वही आपसी लड़ाइयां फैलती हुई नजर आ रही है। वही राजनीतिक लोग अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक चले जा रहे हैं। पता नहीं देश का क्या होने वाला है दोस्तों, लेकिन एक बात जो बहुत अच्छी है, जो बहुत पॉजिटिव है इस समय, वो ये है कि आज फिर देश का युवा जागा है। क्यों जागा है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आज फिर देश का युवा जागा है और वो अपनी छोटी टोलियां बनाकर पूरी तरह से जागृत होकर देश से गंदगी को, गलत कामों को खत्म करने की पूरी तरीके से कोशिश में लगा हुआ है। मैं उन सभी आज के नौजवानों को नमन करती हूँ दोस्तों, और उनसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने इस कार्य में शामिल करें, उन्हें बताएं, उन्हें कहानी सुनाएं। जब आप अपनी अलग अलग मीटिंग्स करते हो, आप अपने अलग अलग कार्यक्रम करते हो, राजनीतिक कार्यक्रम करते हो, तो उन कार्यक्रमों में बच्चों को जरूर शामिल करें दोस्तों, और उन्हें ये कहानियां सुनाएं, उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में उनकी जो रियल लाइफ स्टोरीज हैं वो बताएं। क्योंकि जब वो बच्चे आपके मुंह से, एक राजनेता के मुंह से ये कहानी सुनेंगे दोस्तों, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनमें बहुत अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत बड़ा कारण होते हैं किसी देश को बंदी बनाने में भी और किसी देश को आजादी दिलाने में भी। आशा करती हूँ हमारा देश बहुत जल्द फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा दोस्तों, और इस सब में सिर्फ इन नौजवानों का नहीं, हमारा भी बहुत बड़ा पार्ट होना चाहिए। हमें बहुत खुशी से इसमें आगे बढ़ के अपना साथ देना चाहिए। फिलहाल ये कहानी एक समाप्त करती हूँ दोस्तों, फिर आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।